नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली राजस्व लेखपाल में जो इतिहास के सवाल आने वाले हैं उस पर, और जो उत्तर प्रदेश PCS 2022 देने जा रहे हैं प्रीलिम्स, उसके दृष्टि से जो सवाल इम्पोर्टेंट हैं उन पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी चीजें मिलती रहें। और आप रात में 8 बजे हमारी लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें हम बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलती रहे। और अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो पिछले हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने लौकिक साहित्य की बात की थी और बहुत सारी रचनाओं की भी हमने चर्चा की थी, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से आती हैं। और आज की इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले अभिलेखों की। देखिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में जो आपके अभिलेख हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हम उन्हीं अभिलेखों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला अभिलेख है वो हम बोगचकोई से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है, बोगचकोई। देखिए जो बोगचकोई अभिलेख है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पहले लिखा गया अभिलेख है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है तो आप क्या लगाएंगे? बोगचकोई आप आंसर लगाएंगे। दूसरा तो बनता है कि बोगचकोई भाई कहाँ से मिला है, तो आपका ये मध्य एशिया से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? मध्य एशिया, यानी आपका जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां से प्राप्त हुआ है। और इसकी जो खास बात वो ये है कि इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तेय, इन 4 देवताओं के नामों का जो उल्लेख है वो बोगचकोई में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बिल्कुल गलत मत करिएगा। इसी अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर ये सवाल आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख या हाथी गुफा अभिलेख। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लोग पुराने अध्ययन करता है, जो लोग काफी समय से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए नाम बिल्कुल भी नया नहीं होगा। तो जो आपका हाथी गुफा अभिलेख है, पहला तो सवाल यही एग्जाम में पूछता है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा उदयगिरी। कहाँ से दोस्तों? उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये आपकी मध्य प्रदेश में भी हैं मगर उड़ीसा में भी हैं, मगर हम जिन उदयगिरी की पहाड़ियों की जो हम बात कर रहे हैं ये आपकी है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे सवाल पूछ ले हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से मिला है तो उदयगिरी की पहाड़ियों से मिला है। और ऊ से उदयगिरी, ऊ से उड़ीसा भी होता था जिसे ओडिशा नाम कर दिया गया है। ठीक है, और अभी एक ओडिशा एक शहर भी है, काफी चर्चा में है और वहाँ पर काफी ज्यादा हमले हो रहे हैं रसिया सेना के द्वारा। आप जानते हो ओडिशा शहर है यूक्रेन का, तो वहाँ पर काफी ज्यादा हमले भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हाथी गुफा जो अभिलेख है उदयगिरी से मिला है। और यह पूछे था किससे संबंधित है, किस शासक से, तो याद रखिएगा दोस्तों यह कलिंग नरेश खारवेल के विषय में जानकारी देता है। और कलिंग नरेश खारवेल ने स्वयं इसको लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो हाथी गुफा अभिलेख को स्वयं लिखा था किसने? कलिंग नरेश खारवेल ने। और किस भाषा में लिखा था दोस्तों? तो प्राकृत भाषा में लिखा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गलत नहीं करेंगे। और आपसे जो एग्जाम में बहुत बार जो एग्जाम में सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है भारतवर्ष नाम का उल्लेख, कि जो भारतवर्ष नाम का जो उल्लेख है सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है, तो दोस्तों मिलता है आपका हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, तो अगर सवाल आ जाए तो आप बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काफी ज्यादा फेमस है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा है जो जूनागढ़ अभिलेख है। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, जो जूनागढ़ अभिलेख है इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं गिरनार, वही गिरिवन। आप सभी लोग पूछता है कि गिरिवन कहाँ है, तो गुजरात में ये बब्बर शेर के लिए फेमस है भाई गिरिवन, जंगली गधों के लिए भी वो जाना जाता है, ठीक है। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है ये शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। किससे दोस्तों, शक शासक रुद्रदामन, ठीक। तो क्लियर है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, शक शासक रुद्रदामन। और इसको जब पूरा एक साथ पढ़ते तो बोलते रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। और अगला सवाल जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा था। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में जो लिखा गया पहला अभिलेख था वो आपका जूनागढ़ अभिलेख ही था, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। और अगला सवाल भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पश्चिम भारत में सुदर्शन झील का निर्माण, याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी भारत में सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया, ठीक है। तो जो पश्चिमी भारत में यानी गुजरात कह सकते हैं आज के संदर्भ में, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया। किसने करवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ये जो वहां का जो प्रांत था, ठीक है, इसका ये गवर्नर था, गवर्नर यानी राज्यपाल कह सकते हैं। और इसको जो आदेश दिया था निर्माण करने का वो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, ठीक है, कि आप वहां पर एक झील का निर्माण करवाइए। और आगे चल करके जब यह जो झील है यह मतलब कि टूट जाता है इसका किनारा, और इसके ऊपर एक जो मरम्मत जो करवाई और इसका जो पुल का निर्माण करवाया इसके ऊपर, वो अशोक ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख पे जितने भी सवाल बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नासिक गुहा अभिलेख। सबसे पहले तो आप नासिक समझ लीजिए कहाँ है। नासिक आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो सातवाहन शासक पुलमावी से है। किससे है दोस्तों, सातवाहन वंश से संबंधित है। और पुलमावी से आप गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम सुनते हैं, वैसे ही वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का भी नाम सुनते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो वंश था वो मात्र प्रधान वंश था। थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद है इस बात को लेकर के, ठीक है। तो नासिक गुहा अभिलेख का संबंध किससे है, पुलमावी से है, सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और यह जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों। किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जो प्राकृत भाषा लिखी जाती है वो आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, यानी कैसे, बाएं से दाहिनी ओर, ठीक है। खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि आप मोस्टली दो लिपियां पढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि हम लोग जब पेज शुरू करते हैं देखिए बाएं से दाएं लिखते हैं, और उर्दू भी आपने देखो वो दाएं से बाएं से लिखी जाती है, उसको आप खरोष्ठी लिपि एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ब्राह्मी लिपि है बाएं से दाएं, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। अगला जो सवाल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयाग स्तंभ लेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो आपका प्रयाग प्रशस्ति होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ करना यानी प्रशंसा करना, ठीक है। तो जो आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है कई बार एग्जाम में पूछा गया इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध अगर आपसे वंश पूछ ले तो सबसे पहले तो गुप्त वंश से। किससे है दोस्तों, गुप्त वंश से है। और इसकी जो रचना की थी वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, हरिशेन ने की थी। और किस भाषा में की थी, संस्कृत भाषा में की थी, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है, इसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिशेन ने की थी संस्कृत भाषा में। और इसमें समुद्रगुप्त ने उन गाथाओं का वर्णन करवाया हरिशेन के माध्यम से, जिनको उसने समुद्रगुप्त ने क्या किया था, जीता था। उनको जीता, उनको हराया, उनको अपने अधीन कर लिया। उन सभी राज्यों का जो वर्णन है उसने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में करवाया था, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है ऐहोल अभिलेख। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है। दोस्तों ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है वो मोस्टली चालुक्यों से है। किससे, चालुक्यों से। आप सभी लोग जानते हैं चालुक्य जो है दक्षिण भारत पर शासन करते थे। और यह मुख्य रूप से जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, कौन,
पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पर इसकी रचना की गई थी और इसका एक भीषण युद्ध हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, हर्षवर्धन के बीच। इससे हर्षवर्धन ने आक्रमण किया था पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर, ठीक है, और दोनों के मध्य बड़ा ही भीषण लड़ाई हुई और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, मगर बाद में हर्षवर्धन ने पुनः जो है अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से विजय कर लिया था। तो जो ऐहोल अभिलेख का संबंध है वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से है और हर्षवर्धन द्वारा जो युद्ध लड़ा गया हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का 634 में इसका जो विवरण है ऐहोल अभिलेख में है, ठीक है। इसकी जो रचना की थी ऐहोल अभिलेख की वो उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि कीर्ति जो था वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के का दरबारी कवि था, ठीक है। ऊपर जैसा कि हमने बताया था कि जो आपका हरिशेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक उसी प्रकार से जो आपका रवि कीर्ति था ये आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने संस्कृत भाषा में इसको लिखा। जो भी भारतीय कवि हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, उन सभी लोगों ने आपके संस्कृत भाषा का ही प्रयोग मूल रूप से शुरुआत में किया। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया या प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, है। ज़्यादा पीछे चले जाएंगे तो प्राकृत का प्रयोग मिलेगा, फिर संस्कृत का मिलेगा, फिर हिंदी का मिलेगा और मॉडर्न टाइम में तो आप जानते हैं अंग्रेजी का यूज है, ठीक है। खैर, हमें अपनी भाषा को भूलनी नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरे की भाषा को रेस्पेक्ट ना दें, उसका अपमान करें, बिल्कुल नहीं करें। जितना सम्मान अपनी भाषा का है उतना ही सम्मान वो भी किसी की अपनी भाषा का है, ठीक है। तो हमें इतना भी वो नहीं करना चाहिए, किसी विदेशी भाषा के अधीन नहीं होना चाहिए कि हम अपनी ही भाषा को पीछे छोड़ दें और उसके अस्तित्व पर संकट आ जाए। तो मेरा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं और हिंदी भाषा को सम्मान दें, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं हमारा 7वां अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ग्वालियर अभिलेख है इसका संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका संबंध जो है गुर्जर प्रतिहारों से। किससे है? गुर्जर प्रतिहारों से है और इसमें प्रतिहार नरेश भोज, राजा भोज का नाम आप सभी लोग सुनते हैं। इसका राजा भोज से संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। तो ग्वालियर अभिलेख जो है गुर्जर प्रतिहार शासक राजा भोज से संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अभिलेख है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गरुड़ स्तंभ। देखिए पहले थोड़ा सा गरुड़ पर ध्यान दीजिए। गरुड़ किसकी सवारी है? गरुड़ किसकी सवारी है? तो आप सभी लोग जानते हैं गरुड़ जो है भगवान श्री कृष्ण की सवारी है ना। और आप कथा भी सुने होंगे महाभारत वाली, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो जो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं उनके इज्जत को बचाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर ही बैठ के जाते हैं, ऐसा कहानियों में लिखा गया है। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और मैं भी इसको मानता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जो गरुड़ है वो सवारी है। तो गरुड़ का संबंध किससे है? भागवत धर्म से है। यानी भागवत धर्म हिंदू धर्म, पहले भागवत धर्म बोलते थे, बाद में हिंदू धर्म में कई सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। उसका भी अपना एक इतिहास है, ठीक है। तो जो गरुड़ स्तंभ का संबंध है वो या तो बेसनगर या विदिशा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बेसनगर बोले चाहे विदिशा बोले एक ही बात है। और इसमें बताया गया है कि जो यवन राजदूत हेलियोडोरस था, ठीक है, यवन राजदूत हेलियोडोरस था, इसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि यवन राजदूत हेलियोडोरस से संबंध कौन सा अभिलेख रखता है, तो गरुड़ स्तंभ रखता है। उसमें हुआ यह था कि जो यवन राजदूत हेलियोडोरस था इसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया भी था, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो जब गोप राजा की मृत्यु हुई, किसकी दोस्तों? जब गोप राजा युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध के मैदान में उनकी जान चली जाती है, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने सती प्रथा के माध्यम से अपने पति की चिता के साथ अपने आप को भी आहूत कर दिया था, ठीक है। तो जो सती होने का जो पहला प्रमाण मिलता है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल भी गलत मत करिएगा।
अगला जो हमारा आज का लास्ट का अभिलेख है वो है मेहरौली स्तंभलेख। मैं यहाँ पर गया भी हूँ और बहुत सारे लोग भी गए भी होंगे जिन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार को देखा होगा। उसी के प्रांगण में जब आप जाएंगे तो आपको मेहरौली का लौह स्तंभ मिलेगा। कहाँ? दिल्ली में मिलेगा। किससे संबंध है? गुप्त काल से संबंधित है। और अभी मैंने बताया कुतुब मीनार के प्रांगण में है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी सवाल पूछा गया विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अपनी उसने सारी विजयों को हासिल करने के बाद एक प्रतीक के रूप में जो उसने बनवाया था वो लौह स्तंभ बनवाया था। और इसकी जो सबसे खास बात यह है कि इतने 2000 साल लगभग या 1500 साल लगभग वर्षों के बाद भी इसमें मूर्छा नहीं लगा है ना। यानी उस टाइम की जो विज्ञान हुआ करती थी आज के विज्ञान से बहुत ज़्यादा आगे थी। ठीक है दोस्तों, तो भाई अजीब सा लोहा था कि आज तक उस पर जंग ही नहीं लगी। और इस पर चंद्र लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? इस पर चंद्र लिखा हुआ है। और इसी चंद्र से और कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम से मैच हुआ, इसीलिए ऐसा माना गया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको बनाया। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी मुद्राओं की। ये कुछ 10 स्तंभ थे जिनकी हमने चर्चा कर ली। और थोड़ा सा हम मुद्राओं की चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे जो साक्ष्य हैं मुद्राओं के वो आपके यहाँ से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि एक सवाल पूछा गया था कि वीणा बजाते हुए सिक्के पर किसको दिखाया गया है? किसको वीणा बजाते हुए किसको सिक्कों पर दिखाया गया है? वो वीणा बजा रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है। मैं आप सभी लोगों के उत्तर का वेट कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो पूछा गया पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के क्या होते हैं? तो पंचमार्क सिक्कों को ही आहत सिक्के इसलिए बोलते हैं, को पीट पीट कर बनाया जाता है दोस्तों। किससे बनाया जाता है? पीट पीट कर बनाया जाता है और इन पर कुछ लिखा नहीं होता है। जो आहत सिक्के होते हैं इन पर कुछ लिखा नहीं होता है, बस आकृतियां चित्र बने होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने पेड़ा देखा होगा बनाते हुए दुकानों पर, तो पेड़ा कैसे बनाते हैं? जो खोया होता है उसको निकाल करके अच्छे से बना करके उसके ऊपर एक लकड़ी का जिससे मोहर लगा उस टाइप का ऐसे बना देते हैं। तो चोट करके ही तो बनाया, वो तो फूल पत्ती जो भी होता है पेड़े पर बन जाता है। तो पहले सिक्के भी ऐसे बनाए जाते थे कि जो धातु होती थी गर्म होती थी और उस पर ठोक ठोक के जिस भी निशान डाला जाता था ठोकते थे और उस पर निशान बन जाता था। सूख करके वही निशान बना रहता था। ठीक है, तो इनको आहत करके बनाया जाता है, चोट करके, इसलिए इनको आहत सिक्के बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी खास बात होती है। सवाल एग्जाम में पूछा था सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? किन शासकों ने? दोस्तों तो याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास में तो मौर्य शासकों ने जारी किए। दोस्तों किसने? मौर्य शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। याद रखिएगा दोस्तों, पहला सवाल है सबसे ज्यादा सिक्के तो मौर्य शासक, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो जारी किए वो गुप्त शासकों ने जारी किए। दोस्तों किसने? गुप्त शासक। क्लियर है? सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य शासक, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के तो गुप्त शासक। इसके बाद तीसरा सवाल बनता है सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के। देखिए सवालों में फर्क है। शुद्ध मतलब प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। तो जो प्योर गोल्ड के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए वो कुषाण शासकों ने जारी किए। दोस्तों किसने? कुषाणों ने। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मौर्य शासकों ने, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक। ऐसा लगाएंगे। और आज का हमारा अंतिम सवाल है सबसे ज्यादा या शीशे के सिक्के किसने जारी किए? तो सातवाहनों ने जारी किए। दोस्तों किसने? सातवाहनों ने। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों चीजें समझ में आई होंगी। सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य शासक, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासक, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक और सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के जारी किए वो सातवाहन शासकों ने जारी किए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना उत्तर दीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके रिएक्शंस का। ठीक है, और कल हम एक नई वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे। इसी के आगे हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम विदेशी स्रोतों के बारे में बात करेंगे और विदेशी यात्रियों के बारे में बात करेंगे। वो वीडियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। और मेरा फिर से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।